जय हिंद फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स की सीरीज हमारी चल रही थी और इंडियन इकोनॉमी में अभी तक हमने कुछ बेसिक टर्म्स देख लिए थे कि भारत जब से आज़ाद हुआ तो कृषि को हमने एक प्राइमरी फैक्टर माना या नहीं माना, और क्यों नहीं माना उसका कारण हमने देख लिया। फिर 2002 के बाद कृषि को प्राइमरी फैक्टर माना गया अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक घटक, द्वितीयक घटक और तृतीयक क्षेत्र। यूपीएससी 2023 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ आपके जो है दिए गए हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, और उसके बाद दूसरी तरफ एग्जाम्पल दिए गए हैं और मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि कितने युग्म सही मैच हैं। तो चीज़ें ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, यही सब बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, कोई हाई फाइड चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको अर्थव्यवस्था का इतिहास पता चलेगा कि आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये सुधार कब से शुरू हुए और आगे हमें क्या सुधार करना है, इतिहास से लेकर के भविष्य तक की बातें। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आर्थिक देखिए, आर्थिक सुधार कहते किसे हैं, किस चीज को आर्थिक सुधार कह रहे हैं? क्योंकि कोई चीज पहले से है तभी आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं सुधार, और फिर कहते हैं कि सुधार हो रहा है, यही कहते हैं ना। तो ठीक वही चीज इकोनॉमी के रेफरेंस में भी लागू होती। शुरुआत ये हुई थी कि पहले दो मॉडल चल रहे थे पूरे वैश्विक स्तर पर। एक तो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि बाजार को केंद्र में रख करके चल रही थी, और इसी में इसको इकोनॉमिक के टर्म में बोलते हैं वाशिंगटन सहमति, क्योंकि वाशिंगटन नामक स्थान पर दो संस्थाओं की नींव रखी गई थी, एक वर्ल्ड बैंक की और दूसरा आईएमएफ की। ये सारी संस्थाएं इस पूरी विचारधारा का हस्तक्षेप की मांग करती है, मतलब जो चीज जैसे चल रही है उसमें कम से कम इंटरफेयर कीजिए। अगर पूरी मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चल रही है तो राज्य को क्या जरूरत है कि वो डिमांड को कंट्रोल करे या सप्लाई को कंट्रोल। तो जहां पर राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप हो, पूरी की पूरी व्यवस्था मार्केट आधारित हो और पूरी की पूरी व्यवस्था डिमांड एंड सप्लाई पर चले, तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये शुरुआत से ही चल रहा था। 1929 में मंदी आ गई। 1929 के पहले 1917 में वैश्विक स्तर पर एक ऐसी क्रांति हो गई जिसने विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया, और ये नहीं सोचा था विश्व ने कि ऐसा भी कभी हो सकता है। और वो थी क्या? रूस की क्रांति। सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग स्वामी बन गया, उत्पादन के साधनों पर उसका अधिकार हो गया। तो वहां से एक अर्थव्यवस्था निकल कर आई, इकोनॉमी का मॉडल निकल कर आया, जिसको बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। उसको क्या बोलते हैं? प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी या योजना मॉडल। जो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई जा रही थी, जो भी विकसित विकासशील देश नए नए स्वतंत्र हो रहे थे, उनमें वृद्धि दर क्या थी? कम थी। गरीबी, अशिक्षा ज़्यादा थी। तो उन्होंने हमेशा योजना मॉडल या प्लानिंग वाले मॉडल को फॉलो किया। उसको फॉलो करने का एक कारण और था, अभी वो एक साम्राज्यवादी शक्ति से आजाद हुए, दूसरे नए प्रकार के साम्राज्यवाद के गुलाम नहीं बन सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? संरक्षणवादी नीतियां अपनाई। भारत के संदर्भ में आप देख लीजिए, जब भारत आजाद हुआ, भारत क्या, कोई भी विकासशील देश
जो कि एक उपनिवेश था पहले, किसी दूसरे देश के हित को पूरा कर रहा था क्योंकि गुलाम था। तो अगर वो आज़ाद हुआ है तो एक नई गुलामी, मतलब एक गुलामी से आज़ाद हुए दूसरी गुलामी को पकड़ लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या करता है, संरक्षणवादी नीतियां अपनाता है, कंजर्वेटिव पॉलिसीज। जो बाजार की ताकतें हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विकसित देश एक नए रूप में हमें गुलाम ना बना लें, हमारे बाजार को गुलाम ना बना लें, हमारे लोगों को गुलाम ना बना लें, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने उद्योग धंधों को क्या करें, संरक्षण प्रदान करें। आयात शुल्क हम इतना ज़्यादा कर दें कि बाहर से चीज़ें आनी मुश्किल हो जाएं। ऐसे मॉडल को बोल रहे हैं क्या, योजनागत मॉडल। हम सब चीज, मतलब राज्य का यहाँ पर हस्तक्षेप है पूरी तरीके से, राज्य कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर 1929 में हो गई आर्थिक मंदी। क्या हो गई, आर्थिक मंदी। 1929 में आर्थिक मंदी हो गई, और यहाँ पर ये जो लोग इस व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे, जैसे रूस हुआ, रूस का हाल क्या हुआ आपको पता है, 1991 में उसका विघटन हो गया। तो ना तो ये सही है ना ये सही है, एक तीसरे प्रकार का मॉडल आया जो इन दोनों का क्या है, मिक्सचर, और इन दोनों का मिक्सचर है तो उसको बोलते हैं मिश्रित मॉडल। मिश्रित में क्या है, राज्य और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। जहां पर निजी क्षेत्र, क्योंकि निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर हमेशा कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट काम करेगी, प्रॉफिट पर, जहां पर उसको प्रॉफिट होगा उसी क्षेत्र में वो काम करेगी। तो राज्य की भूमिका उस क्षेत्र पर है जहां पर मैक्सिमम जनसंख्या तक फायदा पहुंचे। राज्य कभी भी फायदे की बात नहीं करेगा कि हमें पैसा कमाना है, वो क्या करेगा, उसको बनाया इसीलिए गया है कि वो जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। उसका मेन मोटिव जनता का कल्याण है, उसका मेन मोटिव फायदा नहीं है गेन करना। लेकिन कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, फायदा। जहां पर उनको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वहां पर वो काम करेंगे। तो मिश्रित में क्या है कि राज्य का हस्तक्षेप सीमित है। क्यों, क्योंकि इन दोनों से उन्होंने सीख लिया कि ना तो ये वाला मॉडल पूरी तरीके से अच्छा है, ना ये मॉडल पूरी तरीके से अच्छा है। इनको जब भी मंदी आई तो इन्होंने इसका हेल्प लिया, मतलब राज्य का हस्तक्षेप पूरा पूरा कर दिया। और आपने सुना होगा 1929 की मंदी के लिए जो अर्थशास्त्री थे जेएम कीन्स, उन्होंने कहा कि राज्य का 100% हस्तक्षेप होना चाहिए। और रूजवेल्ट एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो सॉरी राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक डील के द्वारा टेनेसी घाटी परियोजना और ये सब चलाया, राज्य का उस समय खर्च बढ़ाया पूरी तरीके से। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ाया हूँ तो उसमें मैंने आपको बताया हूँ कि जो है किस तरीके से इन्होंने अपने को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया और इन्होंने रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। मतलब पूरी तरीके से जो दोनों के बीच में दीवार थी, साम्यवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल या पूंजीवाद मॉडल में, तो वो दीवार पूरी तरीके से नहीं है। हर एक अपनी अति करते हैं, उसके बाद समस्या आती है तो उस समस्या से बचने के लिए दूसरे की मदद लेते हैं। तो यहां पर मिश्रित मॉडल में यही हो रहा। मिश्रित मॉडल सबसे पहले एशियन टाइगर्स इकोनॉमीज, एशियन टाइगर्स इकोनॉमीज कही जाती हैं जो पूर्वी एशियाई देश हैं, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सब ये एशियन टाइगर कहे जाते हैं। उनके उसमें क्या हुआ, यही चीज मॉडल उन्होंने फॉलो किया, जिससे क्या हुआ कि उनकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल बनी रही, कंटिन्यू बनी रही। तो उन्होंने क्या किया, राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार तो किया लेकिन सीमित रूप में। ऐसा नहीं कि हर जगह राज्य ही काम करेगा, जैसे स्वतंत्रता के समय भारत में था, लाइसेंस वाली पॉलिसी थी, कुछ क्षेत्र ही निजी क्षेत्र के लिए थे, बाकी सब सरकार का अधिकार में था। राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, एयरलाइंस तक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो राज्य का सीमित हस्तक्षेप हो और
निजी क्षेत्र को प्रमोट किया जाए। निजी क्षेत्र क्यों आया? क्योंकि बाजार की आवश्यकता थी निजी क्षेत्र को लाने की। सरकारी रूप से डिमांड उतनी तरीके से पूरी नहीं हो रही थी, जितनी सप्लाई उतनी तरीके से नहीं बढ़ रही थी जिस तरीके से डिमांड थी। स्वाभाविक सी बात है कि निजी क्षेत्र आया। आप टेलीफोन सेक्टर में देख लीजिए, 2000 के आसपास कितना जो है टैरिफ लगता था, 10 रुपए 11 रुपए इस तरह कॉल रेट रहती थी। तो देख लीजिए 10-20 साल में कितना चेंज हो गया। आज क्या है, 3000 में पूरे साल भर बात कीजिए अनलिमिटेड। जियो हर जगह पहुंच रहा। तो इस जियो के ज़माने में भी लोग मिस कॉल करते हैं तो गुस्सा आती है। जब जियो के ज़माने में भी आप मिस कॉल कर रहे हो, तो अगर आप 1991 के समय में होते तब तो दूर से ही फ़ोन देखते। ठीक है, तो ये जो तीन मॉडल हैं, इन्हीं को कौन सा मॉडल आप अपना रहे हैं, और उस अपनाए हुए मॉडल में आप जो चेंज करेंगे, या तो इसको अपना रहे थे तो आप इधर से इधर आएंगे, या इधर से इधर आएंगे। तो अर्थव्यवस्था में इन्हीं तीन मॉडल के बीच में जो आप गेम खेल रहे हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है कि जो हमारे पास इकोनॉमी के तीन मॉडल हैं, उन्हीं के बीच में जो आप सुधार करके, सीधी सी बात ये है, ये अति नहीं अच्छी, ये अति नहीं अच्छी, यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ मार्केट पर बेस्ड है। तो गरीबों को कोई नहीं पूछेगा, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जिसके पास इकोनॉमी अच्छी नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो क्या करेगा? बाजार का क्या करेगा? कितनी भी अच्छा पैंट शर्ट बिक रहा हो, अगर आपके पास खरीदने की क्षमता नहीं है तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर क्या है कि पैंट शर्ट राज्य ही सबको देगा, तो अमीर गरीब सब एक ही हैं। तो अमीर ना तो मेहनत करेगा कि हम और ज़्यादा उत्पादन करें, क्योंकि सब कुछ उसको कौन दे रहा? राज्य। और गरीब ना तो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो कहेगा कि सब कुछ जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की। तो ये अपने आप कोलैप्स हो जाए। यहाँ पर गरीबों के लिए कोई जगह नहीं, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जिसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं। अब विकासशील देशों में क्या था कि मैक्सिमम जनता अशिक्षित थी, बेरोजगारी चरम पर थी, गुलामी से नए नए आज़ाद हुए थे। तो फिर क्या किए कि शुरुआत में इसको अपनाए, फिर देखे कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स हो रही है, फिर किधर शिफ्ट हुए? इधर की तरफ। और इसके लिए एग्जाम्पल क्या था? एशियन टाइगर्स इकोनॉमीज। ठीक है, उन्होंने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इसी का आज के ज़माने में मैक्सिमम क्या है? मिश्रित मॉडल ही फॉलो किया जा रहा है। आप सुनते भी होंगे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब उसमें राज्य और प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ क्षेत्र हैं जिस पर राज्य का एकाधिकार बना हुआ है, वो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन मैक्सिमम उसमें निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है, और निजी क्षेत्र धूम धड़ाके से काम कर रहा है। तो इन्हीं तीन मॉडल को अपनाते हुए जो हम अर्थव्यवस्था में चेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक दूसरी डिफिनीशन ये दे सकते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप कम और निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ऐसे प्रक्रियाओं को बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक सुधार। तो ये भी डिफिनीशन लिख लीजिए। जिन प्रक्रियाओं के द्वारा अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम या सीमित किया जाता है, तथा निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। उन सारी प्रक्रियाओं का जो सेट है, समुच्चय है, उसी को बोलते हैं आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, कहानी समझ में आ गई?
चलिए अब भारत के क्षेत्र में देखते हैं, भारत के रेफरेंस में भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या आई जुलाई 1991 में। क्या आई? जुलाई 1991 में। इसके पहले जरा वर्ल्ड का बैकग्राउंड देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा था? 1980 के आसपास चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को, जो कि पूरी तरीके से राज्य नियंत्रित थी, उसको क्या कर लिया? पूंजीवादी उसमें चेंज कर लिया अर्थव्यवस्था में, और इसको बोलते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ये लगी चीन में। उसने देख लिया कि 1900 मतलब साम्यवादी चीजें जो है, राज्य नियंत्रण पूरी तरीके से सही नहीं है, तो निवेश, अर्थव्यवस्था की गति को देने के लिए निवेश चाहिए, और उसी निवेश को लेने के लिए उन्होंने क्या किया? ओपन डोर पॉलिसी लागू की। मतलब पूंज बाजार की तरफ निजी क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी ली। 1917 मैंने बता दिया था, 1917 में रूस आ गया, एक नई विचारधारा आ गई। 1929 में वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई। उससे उबरने के लिए रूजवेल्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे यूएसए के, उन्होंने क्या किया? न्यू इकोनॉमिक डील लागू की, नई आर्थिक डील लागू की, न्यू डील कार्यक्रम जिसे वो बोलते हैं। और उधर जब 1929 की मंदी आई तो स्टालिन ने क्या किया? स्टालिन ने और लेनिन ने क्या यूज किया? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की। फिर रूजवेल्ट जी ने क्या किया? न्यू इकोनॉमिक या न्यू डील कार्यक्रम लागू किया, और उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? मिक्स कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही लोगों को फॉलो करके चल रहे थे, और वो क्या हो गया? कोलैप्स हो गई उनकी इकोनॉमी। अब क्या हुआ? भारत भी 1980-90 के आसपास मान लीजिए, जो संरक्षणवादी नीतियां 1947 से लागू थी, उसमें नीतियों में सबसे अच्छी जो बेस्ट यूज है, वो उस नीति का बेस्ट वर्ड है उस नीति के लिए, वो है आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन नीति। इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, घरेलू उत्पादन उतना है नहीं, चीज़ें जब बाहर से आ रही हैं तो सरकार उस पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा रही है कि बहुत महंगी हो जा रही हैं चीज़ें। स्वाभाविक सी बात है कि सामान्य जन के लिए उपलब्ध नहीं है। सामान्य जन के लिए जो देश के अंदर ही चीज़ें बन रही वही उपलब्ध हैं। संरक्षण जरूरी था, क्योंकि हम एक गुलामी से दूसरी गुलामी को नहीं पकड़ना चाह रहे थे। ठीक है, तो 1980-90 के आसपास विदेशी कर्ज ज़्यादा लिया गया। ये सोच करके लिया गया कि उस कर्ज से हम अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर में, और चाहे टर्शियरी सेक्टर, और फिर हम उस कर्ज को चुका देंगे। इस चीज से एक्सटर्नल बारोइंग, वाह जो उधार थे, विदेशी उधार, वो भारत के द्वारा लिए गए। लेकिन 1991 में हो गई समस्या। समस्या क्या हो गई? इसका तात्कालिक कारण था गल्फ वार, खाड़ी युद्ध। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिताजी थे और सद्दाम हुसैन। खाड़ी युद्ध हो गया। खाड़ी युद्ध हो गया तो दो चीजें नहीं निकल कर आई। पहला, तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर क्या है? अस्थिरता है, और तेल की कीमतें जब भी ज़्यादा बढ़ती हैं तो जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, सॉरी इंपोर्टिंग कंट्री हैं, जो क्या कर रहे हैं? तेल को बाहर से खरीद रहे हैं, तो तेल वो लोग देते हैं किसमें? डॉलर में। तो जब तेल की कीमतें बढ़ गई तो आपको उतना ही तेल लेने के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। आप पहले से ही कर्ज में हैं, अब तेल की कीमतें बढ़ गई तो आपको
दुगुना उस पर आप पर इफेक्ट पड़ गया। एक तो पहले से ही कर्ज में है, दूसरा अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमारे पास तेल खरीदने के लिए डॉलर नहीं है। दूसरा कि ये जो खाड़ी युद्ध हुआ, गल्फ वार, तो ये क्या है, वेस्ट एशिया में चल रहा था। वेस्ट एशिया से चीजें, वेस्ट एशिया में हमारे पास जो भारतीय कामगार थे उनके प्रेषण में कमी आई। वित्तीय प्रेषण जिसको बोलते हैं रेमिटेंस, वहां पर अगर वो काम कर रहे हैं सऊदी अरब और क्या कहते हैं कुवैत, इन सब जगहों पर अगर रेमिटेंस में कमी आई तो डॉलर वो लोग कम भेजेंगे। आज भी रेमिटेंस प्राप्त करने में भारत नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर मैक्सिको है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसके पास आ रहा है? भारत के पास। तो ये अर्थव्यवस्था का, ये जो भारतीय प्रवासी हैं वो अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा आधार तैयार कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है? गल्फ कंट्रीज से। ठीक है। तो जब यहाँ पर युद्ध हुआ तो युद्ध होने पर वहाँ पर कामकाज तो ठीक से चलेगा नहीं, तो इस प्रेषण में भी कमी आ गई। तो जो आपकी इनकम थी वो भी कम हो गई, आप पहले से कर्ज में हैं, और तो और दाम बढ़ गए चीज़ों। और जब दाम बढ़ गए चीज़ों के तो यहीं से शुरुआत हुई आर्थिक सुधारों की। जिस हिसाब से कर्ज लिया गया था सोच करके कि हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पर लगाएंगे और उससे चुका देंगे, उस हिसाब से वो सेक्टर परफॉर्म कर नहीं पाए। जब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो वो ऋण हमारे लिए सिरदर्द बन गया, उसकी किस्त चुकाना भारी पड़ गया। तो यहाँ पर जो आर्थिक सुधार हमने लागू किए, ये हमारी इच्छा थी या मजबूरी थी? मजबूरी थी। तो जो हमारी मजबूरी थी उसको बोलते हैं बाध्यकारी सुधार। ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है? कि हम बाध्य हैं, हमारे पास चॉइस नहीं है। और जब हमें उस सुधार का, अच्छा इसके बारे में जानते सभी लोग थे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये सुधार दिखते ऐसे हैं कि जब भी ये सुधार होंगे तो ऐसा लगेगा कि सरकार कंपनियों को फायदा दे रही है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको सरकार क्या कर रही है? फायदा दे रही है, उनके सामने सरेंडर कर रही है, उनका हित पूरा कर रही है, गरीबों को एवॉइड कर रही है। जैसे सरकार क्या कहेगी कि कंपनियां आए निवेश करें, हम उनको सस्ते दाम पर ज़मीन दिलाएंगे, सस्ते दाम पर उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। अब ज़मीन कहाँ से दिलाएंगे? सरकार समुद्र से तो ज़मीन निकालेगी नहीं, जो ज़मीन है उसके पास, उनके नागरिकों के पास, उन्हीं से एक्विजिशन किया जाएगा, उन्हीं से खरीद ज़मीन अधिग्रहण किया जाएगा। तो उसको निगेटिव वे में लोग क्या लेते हैं कि देखो हमारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं। जबकि सरकार ये कहती है कि आप मुआवजा भी लो और आपको कुछ नौकरी भी देंगे, आपके घर के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को हम नौकरी भी देंगे, ताकि यहाँ पर चीज़ें क्या हों, निवेश आए, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को गति मिले। अब कंपनी अगर यहाँ पर आई है तो कंपनी अगर प्रोडक्ट बना करके बाहर बेचेगी तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू भारत सरकार को देकर जाएगी, टैक्स दे करके जाएगी, लोगों को काम करने के लिए यहीं के लोगों को लगाएगी। तो ये दिखता ऐसे है कि अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा, जबकि वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? पूरे जनसंख्या को फायदा पहुंचाना, पूरे नागरिकों के लिविंग स्तर को, लिविंग लेवल को वो इम्प्रूव करना। और तो और जब चीज बाध्य हो जाए, जब आपके पास चॉइस ना रहे, तब तो ये बेस्ट वे होता है कि किसी चीज का, जब आपके पास चॉइस ही नहीं है तो आप पूरी तरीके से फुल एफर्ट करते हैं, क्योंकि अब आपके पास करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है। तो बाध्यकारी सुधार 1991 में लागू हुए। अब यहाँ पर इंडिया के पास चॉइस नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसी वजह से इनको बाध्यकारी सुधार बोला गया।
ये सुधार दिखते वैसे भी हैं कि अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है क्योंकि ऐसे इनकी प्रकृति है, लेकिन ये पूरी अर्थव्यवस्था को गतिमान रखते हैं। अब हुआ क्या, आप देखिए, जब से नेहरू जी की डेथ हुई उसके बाद इंदिरा जी आई, फिर राजनीतिक स्थिरता आप देखिए, फिर उसके बाद जनता दल की सरकार आई, गठबंधन सरकारों का दौर शुरू। और गठबंधन सरकार में कभी भी आप दीर्घकालिक नीति, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हर जब आप खुद ही जो है बैसाखी पर चल रहे हैं तो दौड़ेंगे कैसे? दौड़ने की सोचिएंगे भी नहीं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर है, गठबंधन सरकारों में नीतियों की स्थिरता नहीं थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं थी। तो जिस हिसाब से हमने रिजल्ट चाहा था कर्ज लेने के बाद, वो रिजल्ट हमें मिला नहीं। अब यहां पर भी अल्पमत सरकार है, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हैं, मनमोहन जी वो हैं वित्त मंत्री। अब वहीं पर ये बाध्यकारी सुधार लागू हुए। अब वो लोग तो समझ रहे हैं कि समय की आवश्यकता है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं, और खास करके उस देश में जहां पर जाति धर्म के नाम पर वोट मिलता हो, जहां पर कुछ पैसे लेकर के वोट की खरीद फरोख्त की जा रही हो कि ठीक है 500 रुपए दे दीजिए तो हम इनको वोट दे देते हैं। इस देश में अशिक्षा और बेरोजगारी का स्तर ज्यादा हो, तो उस देश के नेताओं को तो देर से बात समझ में आ रही है, तो जनता का क्या हाल है, जनता का क्या पूछना है? तो ना तो ये बात जनता को समझ में आ रही थी और ना ही राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों में जितनी परिपक्वता कम थी, जनता में उससे ज़्यादा अपरिपक्वता थी। आज भी लोग देखिए ना, अगर कहीं आप कंपनी यूपी बिहार में देखिए, कितनी जो है लोग बाहर बाहर काम करने जा रहे हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री यहाँ पर लग जाए तो क्या बुराई है? पंजाब देखिए पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, दिल्ली से आगे जम्मू तक जाइए पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया आपको मिलेगा। पानीपत, सोनीपत, अंबाला, चंडीगढ़, ये सब इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया हैं, प्लांट एरिया हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जनता इस तरीके के हो, राजनीतिक स्थिरता ना हो, तो वहाँ पर सुधार जो है वो लागू करना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबको आभास पहले हो रहा था कि करना है, करना सुधार। चाइना को भी देख रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, स्टेप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर इनके पास चॉइस नहीं है, यहाँ पर इनकी मजबूरी है सुधार करना। तो ये किस लिए गए? इन बाध्यकारी सुधारों में क्या हुआ? इन बाध्यकारी सुधारों में हुआ कि ये गए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास कि हमें अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए आप क्या दीजिए, मदद कीजिए, हेल्प कीजिए आर्थिक रूप से। अब इनकी खास बात क्या होती है कि इन पर अधिकार है पूंजीवादी ताकतों का, जो बाजारोन्मुख ताकतें हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई की बात करती हैं, जो मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और हम लोग किस अर्थव्यवस्था में थे? संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था। हमने ब्लॉक कर रखा था कि बाहर की चीज़ें हमारे देश में कम से कम आए, या आए भी तो इतना ज़्यादा दाम हो जाए कि उसको ज़्यादा लोग खरीद ना पाए। 2 करोड़ की कार है और 4 करोड़ उस पर टैक्स लगा दिए, तो कार की कीमत क्या हो गई? 6 करोड़, ऐसा कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनके पास गए तो इनकी खास बात यह है कि ये इनके उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन्होंने अपना टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं कर रखा है। जो भी देश इनके पास जाता है वो उस देश की परिस्थिति के अनुसार, उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं, फिर उसको साइन कराते हैं और फिर उनको कर्ज देते हैं। अभी पाकिस्तान का देख लीजिए हाल, साल 2 साल में 2-3 बार कर्ज ये ले चुके हैं। कभी कभार आईएमएफ इनको देने से मना कर देता है, कहता है नहीं आप उधार चुकाओगे ही नहीं, हमारा पैसा मर जाएगा, मूलधन ही मर जाएगा, ब्याज की तो हम बात में सोचें। तो इसी वजह से इन संस्थाओं की क्रिटिसिज्म है। ये क्या किया जाता है? इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। और इसी के अपोज में ब्रिक्स बैंक बना, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना।
ठीक है, तो ये क्या थी, पूंजीवादी ताकतों के उसमें इनका पूरा का पूरा कंट्रोल था। और इसी वजह से इसको कभी कभार ये भी बोलते हैं कि हमने साम्राज्यवाद को खत्म तो कर दिया, लेकिन ये संस्थाएं नव साम्राज्यवाद को जन्म दे रही हैं, मतलब नए तरीके से साम्राज्यवाद बढ़ा रही हैं। हमें डायरेक्ट किसी देश पर अधिकार करने की जरूरत नहीं है, हम उस ऐसे उस देश में ऐसी आर्थिक नीतियां लागू करेंगे जो वहाँ के राजनीतिक व्यक्तित्व हैं उनको प्रभावित करेंगे, उनसे ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां लागू कराइए, उनसे ऐसी आर्थिक नीतियां लागू कराइए जो कि अपने देश के हितों को, विकसित देशों के हितों को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के हितों को पूरा करती हों। ये आप बीच बीच में सुनते होंगे कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री का चुनाव प्रभावित करने की बात कर रही है कि ताकि उसके सपोर्टिव जो हैं वो नेता जो है आए राजनीति में, फिर वो उसी हिसाब से जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे। चाइना के उसमें देखिए कई बार यूज होता है, रसिया और अमेरिका के बीच में यूज होता है ये टर्म। श्रीलंका में चाइना ने चुनाव प्रभावित करने की बात, मतलब रिपोर्टें आई, मालदीव में देख ही रहे हैं। तो ये सब क्या है, करंट से चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके चले। ठीक है, अब इनके पास जब ये गए तो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई। उन टर्म्स एंड कंडीशंस में तीन चार चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि भारत को क्या क्या चीज़ें पूरी करनी थी इनके अनुसार। पहला था कि रुपए का अवमूल्यन। 21 रुपए पर डॉलर उस समय इंडियन करेंसी की कीमत थी। $1 में 21 इंडियन करेंसी के इक्विवेलेंट था, उसको 27 रुपए पर डॉलर कर दिया गया, लगभग 22% की कमी कर दी गई। ठीक है, ये पहली शर्त थी कि आप ऐसा करेंगे, इससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड कम होगी। पहले $1 के लिए आपको कम पैसे देने पड़ते थे, अब ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो आप डॉलर मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। तो डॉलर की कमी, डिमांड को पूरा करने के, वो कम करने के लिए रुपए का अवमूल्यन कर दिया। ये करना था भारत को। ठीक है, दूसरी बात क्या थी, इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क, वो कम किया गया। कितना, 130% जो था उसको 30% पर ला दिए। ये दूसरी बात की गई। ठीक, आयात से मात्रात्मक प्रतिबंध, उनको हटा लिया गया या कम कर दिया गया। ठीक है, ये दूसरा काम किया गया था। इसको भारत ने 2001 के आसपास पूरा किया, 2000 से 2001 के बीच में। ठीक, चरणबद्ध तरीके से कम करना था। ठीक है, तीसरी बात ये थी कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिए तो गवर्नमेंट को राजस्व का नुकसान हो जाएगा, तो गवर्नमेंट इस कर्ज की किस्त को कैसे चुकाएगी। तो उसके लिए क्या किया गया, जो उत्पाद शुल्क है, एक्साइज ड्यूटी है, उसको बढ़ा दिया गया। किस लिए बढ़ाया गया, ताकि ये जो गवर्नमेंट के राजस्व की हानि हुई है उस पर वो क्या किया जा सके, काबू पाया जा सके, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। ठीक, उत्पाद शुल्क क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, अराउंड 20% तक बढ़ाया गया। ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। और चौथी बात क्या की गई, चौथी बात ये क्या की गई कि सार्वजनिक व्यय, जो सरकार का व्यय है, सरकारी व्यय, जैसे पेंशन में, कर्मचारियों के वेतन में, सड़क बनवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में, तो सार्वजनिक व्यय ये प्रतिवर्ष
10% की दर से कम करना। ये क्या किया गया? ये आईएमएफ की शर्तों में लागू किया। ठीक। उत्पाद शुल्क हमेशा अपने देश की वस्तुओं पर लगता है जहां उत्पादन हो रहा है। तो अपने देश की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ गया और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें टैक्स कम हो गया। तो बाहर से चीज़ें ज़्यादा आएंगी या नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। समस्या केवल चीज़ों के आने से नहीं थी, समस्या ये थी कि चीज़ें भी आए और टेक्नोलॉजी भी आए, तब तो हम मज़ा आए, हम यहाँ पर भी उत्पादन शुरू कर दें। और अगर खाली चीज़ें आ रही हैं तो हमें क्या है, मार्केट के रूप में यूज हो। अब आपको दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें हुई, मतलब ये शर्तें आपको माननी थी। अब इसके लिए हमने क्या क्या साधन अपनाए, मेजर्स, क्या क्या उपाय हमने किए? तो मेजर्स में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो मैक्रो लेवल पर, मैक्रो मतलब समष्टि लेवल पर, इसमें क्या करते हैं, इसमें मतलब बड़े लेवल पर, इसमें क्या करते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर, कैपेसिटी, क्रय शक्ति, क्षमता, वो बढ़ाते हैं। जैसे सभी को क्या कर दिए, 2-2 हज़ार रुपये महीना की किस्त बांध दिए, तो लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो खरीदेंगे। अब जब खरीदेंगे तो खरीदने के लिए सामान भी तो चाहिए। अगर सामान उस लेवल पर नहीं हुआ, उसकी आपूर्ति नहीं हुई, तो क्या हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, वही सामान महंगा पड़ेगा। जब आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अपने आप महंगाई बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। और कितने लेवल तक बढ़ गई थी? 13% तक बढ़ गई थी महंगाई उस समय 1991 में। जो हमारी महंगाई की दर थी वो 13% तक थी। आज हम महंगाई की दर क्या कर रहे हैं, 4 से 6% के बीच में रखने की बात कर रहे हैं। जो मौद्रिक नीति हमारी बन रही है, मौद्रिक समिति बनी है आरबीआई के अंडर में, उसमें कहा क्या क्या कहा गया है कि 4 से 6% के बीच में रखना है आपको। मतलब 4 ± 2%, मतलब मिनिमम 2% रहे महंगाई और मैक्सिमम 6%। और उस समय की महंगाई दर देखिए 13% तक चली गई। तो क्रय शक्ति, क्षमता बढ़ाई जाए। इसका सिंपल सा मतलब है कि पर मंथ लोगों को पैसे दीजिए और उनके पास जब पैसे आएंगे तो चीज़ों को खरीदने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन अगर आपकी सप्लाई आप उस तरीके से उनकी डिमांड के अनुसार पूरी नहीं कर पाए तो महंगाई और बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल चेंज। इसमें क्या है, इसमें यह है कि उत्पादन के साधनों को बढ़ाइए। इंडस्ट्री लगाइए, इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पर लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। फिर जो लोगों को काम मिला, आप पैसे देंगे तो उसी पैसे से वो उस उत्पाद को क्या करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ये अल्पकालिक तो ठीक है, लेकिन ये महंगाई बढ़ा देगा। तो भारत को किसको फॉलो करना चाहिए? स्मॉल लेवल पर, तात्कालिक लेवल पर ये असर करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये असर करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने जिन साधनों को अपनाया उनको बोलते हैं एलपीजी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरल उदारीकरण। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या है, हम यहां पर हैं, हमें जहां पर जाना है, ये टारगेट है, लक्ष्य।
तो टारगेट जहां पर हम हैं, तो टारगेट पर जाने के लिए हमें किसी डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इधर से ऐसे गए तो यहां पर पहुंचेंगे, इधर से डायरेक्ट गए ऐसे पहुंचेंगे। तो इस डायरेक्शन का नाम है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। और डायरेक्शन तो हमें मिल गई कि उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, पूरब जाना है, या पूरब और उत्तर के कोण में, बीच के कोण में जाना है, ईशान कोण में, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन जिस रास्ते को हम इस्तेमाल करेंगे, जिस साधन को इस्तेमाल करेंगे, ये तो डायरेक्शन देगा। तो साधन कौन होगा? निजीकरण। ये क्या है? साधन है। और जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है वो लक्ष्य क्या है? ग्लोबलाइजेशन। कहानी समझ में आ गई? अर्थव्यवस्था जहां है उधर से किस दिशा की ओर जाए वो डिसाइड करेगा लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? उदारीकरण। जिस साधन के थ्रू हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे वो है प्राइवेटाइजेशन। और हमारा टारगेट क्या है जिसको हम अचीव करना चाह रहे हैं? वो है ग्लोबलाइजेशन। तो ये है दिशा, ये है साधन, और ये है अंतिम लक्ष्य। अब इसी को अचीव करने, मतलब दिशा, साधन और टारगेट को अचीव करने के लिए हमने सुधार शुरू किए। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कि भारत के आर्थिक सुधार की पीढ़ियां। आर्थिक सुधार की जनरेशंस। आर्थिक सुधार की पीढ़ियां। फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के सुधार। सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी के सुधार। थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी के सुधार। और फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी के सुधार। फर्स्ट जनरेशन के सुधार जो कि 1990-91 के बाद से लागू हुए। कब तक? 2000 तक। 2000 के बाद सेकंड जनरेशन के लागू हुए। थर्ड जनरेशन का ये मान लीजिए कि 2007 के बाद लागू हुए। इसका जो लक्ष्य, उसका जो साधन है वो है विकेंद्रीकरण। मतलब हम चीज़ों को सेंट्रलाइज्ड ना करके डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं। पावर्स स्टेट को कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं। जब तक जरूरत ना हो सेंटर स्टेट के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमने क्या बनाया? योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया। हमने क्या किया? हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन कर रहे हैं। हमने पंचायती राज संस्थाएं जो कि 1992-93 के आसपास बनी थी, उनको हमने पावर ट्रांसफर शुरू कर दिया। ये क्या है? विकेंद्रीकरण। कहाँ पर? पंचायती राज इंस्टीट्यूट के लेवल पर। तो ये तो हुआ थर्ड जनरेशन का सुधार। फोर्थ जनरेशन अभी लागू नहीं है, लेकिन ऐसे भविष्य की कल्पना की जा रही है कि जब सारी चीज सूचना और प्रौद्योगिकी से लैस हो जाएंगी, आईटी से लैस हो जाएंगी, हम हर चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे, मैनुअल हस्तक्षेप कम से कम करेंगे, मानवीय हस्तक्षेप कम से कम करेंगे, मैनुअल इंटरफेरेंस, तो वो हो जाएगा फोर्थ जनरेशन। ये अभी लागू नहीं हुआ, ये लागू है, ये भी लागू है, और यहाँ पर शुरुआत करेंगे, यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, उसकी गहनता क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, गहराई बढ़ा देंगे, डीप में जाएंगे सुधार, और निचले तबके तक जाएंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे? ये देखेंगे कि सुधार हम कर तो रहे हैं, आर्थिक वृद्धि हो तो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़िया तो है, लेकिन उस बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था का जो लाभ है वो सभी को नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर मेनली काम होगा डिस्ट्रीब्यूशन पर,
इसी वजह से वितरणकारी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव इकोनॉमी की, कि हर एक गरीब से गरीब तबका भी अर्थव्यवस्था में भागीदारी बने। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, अगर वो इतना गरीब हो जाएगा जो कि अर्थव्यवस्था में योगदान ही नहीं दे पाएगा, अशिक्षित रहेगा, स्वास्थ्य उसका सही नहीं रहेगा, तो अर्थव्यवस्था के लिए बोझ रहेगा, वो अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे पाएगा। अगर आप कोई चीज, तंबाकू, बीड़ी, ये सब भी खरीद रहे हैं तो आप अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। एक मजदूर है, वो कुछ नहीं, अगर खैनी भी मसल रहा है, खैनी भी खरीद रहा है, तो अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। अब जब उसके पास खैनी खाने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, तो वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बोझ है। वो बीमार रहा है, अगर वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, तो मेडिकल इंडस्ट्री कैसे बूम होगी। तो हर एक व्यक्ति जो कि अर्थव्यवस्था में है, उसका पूरा का पूरा भागीदारी अर्थव्यवस्था में हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमने आर्थिक वृद्धि की है वो लोगों के बीच में प्रॉपर तरीके से वितरण उसका हो। इसी वजह से अब हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि हमारा कोई भी तबका अर्थव्यवस्था में छूट ना जाए पीछे, अदरवाइज वो पूरी अर्थव्यवस्था को पीछे खींच लेगा। अगर भारत जनसंख्या के मामले में फर्स्ट लेवल पर है, टॉप लेवल पर है, तो वो जनसंख्या निरोगी होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, बाजार की प्रवृत्ति को पहचानने वाली होनी चाहिए, तभी तो हमारे लिए डिविडेंड बनेगी, तभी वो हमारे लिए जनसांख्यिकी लाभांश बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, अगर वो अशिक्षित है, बेरोजगार है, वर्ल्ड लेवल जो बाजार की ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रही है, उसके अनुसार उसके अंदर स्किल्स नहीं है, कौशल नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, बोझ है या नहीं। ठीक है, तो इन सब का मतलब यही था। थर्ड और फोर्थ ये अभी चल रहे हैं, फोर्थ आगे फ्यूचर की बात है, थर्ड अभी चल रहा। और मेनली काम क्या थर्ड में क्या देखा रहा, कि फर्स्ट और सेकंड के जो उपाय हमने किए, फर्स्ट और सेकंड में जो हमने अचीवमेंट प्राप्त की, वो थर्ड में क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करना है, सभी तबके पर उसका असर देखने की बात कर रहे हैं, सभी तबके को उस अर्थव्यवस्था में योगदान देने की बात कर रहे हैं थर्ड में। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के सुधार। फर्स्ट जनरेशन के सुधार कौन कौन से सेक्टर में किए गए। पहला सेक्टर ये था, निजी क्षेत्र को हमने प्रोत्साहन दिया, उसको रोका नहीं, उसको क्या कर दिया, मोटिवेट किया। दूसरा, जो राज्य नियंत्रित कंपनियां थी उनमें हमने सुधार किया, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। तीसरा, जो वैदेशिक क्षेत्र हैं, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह, निवेश वगैरह, उसमें सुधार किया। फिर चौथा, कर सुधार किया, टैक्स रिफॉर्म। ठीक, ये चार क्षेत्रों के सुधार आप ध्यान में रखिए। क्या क्या किए जरा देख लेते हैं। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किए, पहले तो रिजर्वेशन हटा दिया। ये रिजर्वेशन वो वाला है जो जिससे रोजगार मिल रहा, वो नहीं। जो क्षेत्र गवर्नमेंट की तरफ से आरक्षित थे कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को हम नहीं लाएंगे, उनको हमने क्या कर दिया, खोल दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। तो ये है अनारक्षण का मतलब, ये समझिए। ठीक है, दूसरी बात, लाइसेंस मुक्तिकरण, लाइसेंसिंग पॉलिसी हमने हटा दिया। लाल फीताशाही ने विकास को रोक रखा था, हर चीज़ में लाइसेंस वाली बात थी, अब लाइसेंस की पॉलिसी को ही हटा दिया। कुछ उद्योगों के लिए अनिवार्य कर दिया, जैसे रासायनिक उद्योग हैं उनके लिए अनिवार्य है, अदरवाइज क्या है, एक्सप्लोजिव वाले हैं उनके लिए अनिवार्य है, अदरवाइज क्या है, सभी के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा ही
उद्योग वो शुरू कर सकते हैं। लाइसेंसिंग मुक्तिकरण। तीसरी बात, चरणबद्ध आयात की समाप्ति। बाध्यता की समाप्ति। चरणबद्ध आयात क्या था? इसमें यह था कि इससे ज्यादा, मतलब सीमा थी कि इससे ज्यादा आप आयात नहीं कर सकते। तो डिमांड है भी, लेकिन हमारे पास चीजें अवेलेबल नहीं है। तो चौथी बात, एक एक्ट था MRTP, ये भी इसी से रिलेटेड था। मैक्सिमम सीमा हमने लगा रखी थी हर चीज पर, उसको हमने क्या कर दिया, डिमांड एंड सप्लाई के लिए छोड़ दिया, उसको समाप्त कर दिया। ठीक। पांचवी बात, पर्यावरण संबंधी प्रावधानों में उसका सरलीकरण कर दिया। पहले पहले हर चीज में पर्यावरणीय प्रावधान बहुत अड़ंगा डाल रहे थे कि इतने पेड़ नहीं काटने, अगर काटने हैं तो इतने लगाने हैं, इतने दिन तक तैयार हो जाए उसके बाद। और यहीं से देखेंगे कि इसके बाद ही वैश्विक लेवल पर सबसे ज़्यादा जब लोगों ने अर्थव्यवस्था की गति को गतिमान किया, अर्थव्यवस्था उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई, पर्यावरण कम, तो इसके बाद ही सारी पर्यावरणीय समस्याएं जन्म लेती हैं। 1992 में रियो अर्थ समिट होती है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू होता है, फिर माराकेश समझौता और ये सारी चीज़ें, कोपेनहेगन, फिर कार्बन क्रेडिट आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार क्या किए हमने? क्या किया? इफिशियंसी को, दक्षता में सुधार, मशीनों में निवेश करके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी बाहर से आयात करने के लिए, ये सब कि आप आइए, टेक्नोलॉजी के साथ आइए, इंडस्ट्री स्थापित कीजिए और उसके बाद काम कीजिए। उसके बाद क्या किया? जो सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर हमारे अर्थव्यवस्था में रुग्ण अवस्था में थे, मतलब बहुत ही बीमारू अवस्था में, जिनकी जो है टेक्नोलॉजी, मशीनें इतनी पुरानी हो गई थी कि उनमें इनपुट ज़्यादा जा रहा था, आउटपुट कम निकल रहा था, अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया? विनिवेश की बात की। विनिवेश का मतलब क्या है? विनिवेश का मतलब ये है कि सरकार अगर 100% उसकी मालिक है, तो वो अपनी मालिकता, अपनी जो है अधिकार, वो कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी। तो विनिवेश दो प्रकार का होता है। विनिवेश का मतलब होता है कि किसी भी संस्थान में, किसी भी इंडस्ट्री में सरकार की भागीदारी को कम करना, सरकार के शेयर को कम करना और प्राइवेट के सेक्टर के शेयर को ज़्यादा करना। तो विनिवेश दो तरीके का होता है, एक तो सांकेतिक और दूसरा रणनीतिक। जब सरकार की हिस्सेदारी इतनी कम हो जाए कि वो 50% से कम हो जाए, तो वो है रणनीतिक, मतलब उसका मालिक कौन है? सरकार नहीं रही। और जब 2-4% ही, मतलब सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा रहे, तो सांकेतिक है। जैसे 100% है RBI में सरकार का, और अगर वो 10% किसी दूसरे HDFC बैंक को देना चाहे, तो 90% का मालिक कौन है? सरकार। और 10% का मालिक कौन है शेयर का? HDFC। तो फिर भी अभी मालिक कौन है? सरकार, तो वो है सांकेतिक। लेकिन अगर NTPC है आज की डेट में, और NTPC के 50%, मतलब 45% का मालिक अगर भारत सरकार है और 55% का मालिक कोई और है, अनिल अंबानी को दे दिया है, टाटा को दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? रणनीतिक विनिवेश। तो विनिवेश का क्या मतलब है? इसको बोलते हैं डी इन्वेस्टमेंट या डिस इन्वेस्टमेंट।
इसका क्या मतलब है कि सरकार की हिस्सेदारी को कम करना और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाना। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं, चीजें ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज किया, काल फीताशाही को कम करना है उद्देश्य। ठीक है। वैदेशिक क्षेत्र में क्या सुधार किए? वैदेशिक क्षेत्र में पहला सुधार ये किया कि आयात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिया। दूसरा, जो रुपए की विनिमय दर है वो फिक्स ना करके फ्लोटिंग कर दिया। मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अनुसार वो फ्लोट करेगी, फिक्स नहीं रहेगी। ठीक, घटेगी बढ़ेगी। तीसरा, चालू खाते में परिवर्तनीयता लागू कर दिया गया। परिवर्तनीयता मतलब कन्वर्टिबिलिटी, जैसे डॉलर लेकर आए रुपए ले लिए, रुपए लेकर आए डॉलर ले लिए, ये चालू खाता है। लेकिन अगर वहाँ की एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री से इंडस्ट्री में एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो आप ये कहिए कि चालू खाते में तो परिवर्तनीयता 100% है, लेकिन अगर पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, तो उसमें पूरी तरीके से कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। इसमें आंशिक या पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। ये जरा ध्यान में रखिएगा, ये आपके यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पूंजी खाते में 100% कन्वर्टिबिलिटी है या नहीं, तो आंशिक है। ठीक है। इसके लिए कई सारी समितियां बनी और उन्होंने यही रिकमेंडेशन दिया कि पूंजी खाते में कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी मत लाइएगा, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक, कोलैप्स कर जाएगी अर्थव्यवस्था, या कर जाएगी कोलैप्स तो आप संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है। तो चालू खाते में, चालू खाता पूंजी खाता क्या होता है वो 2-4 लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा जब बैंकिंग पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैदेशिक क्षेत्र में सुधार के लिए लाई गई। निजी क्षेत्र को, मतलब बाहरी कंपनियों के निवेश के लिए भारत की अर्थव्यवस्था खुली, कई सारी कंपनियां आई उसके बाद। ठीक। कर सुधार में क्या है? एक तो कर से संबंधित नीतियां, उनमें स्पष्टता लाई गई, गोलमोल भाषा नहीं। कर आधार, इसको बढ़ाया गया। कर आधार कैसे बढ़ाएंगे? पहले अगर 100 लोग टैक्स दे रहे थे तो 200 लोग देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? जो कर की इनकम है उसको कम कर दीजिए। पहले 10 लाख पर टैक्स लगता था, 5 लाख पर भी लगेगा। जब उसको कम कर देंगे तो कर आधार बढ़ जाएगा। ठीक। और कर से संबंधित अगर कानूनों में, नीतियों में अगर सरलीकरण हो गया और स्पष्टता आ गई तो लोग वैसे भी कहेंगे कि जब चोरी करने क्या फ़ायदा है, कि चोरी कर लो और उसके बाद पकड़े जाओ तो रात में नींद ही ना आए। ठीक। तो कर आधार बढ़ाया गया। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन लाया गया। आप देखिए आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कम से कम टाइम लगता है। चीज़ें क्या हो गई? सरलीकृत की गई। और कर चोरी पर नियंत्रण, इसकी बात की गई। ये सब क्या थे? फर्स्ट जनरेशन के सुधार थे। सेकंड जनरेशन में मैक्सिमम सुधार यही रहेंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे सेकंड जनरेशन के सुधार में देख लीजिए, सेकंड जनरेशन में एक चीज और ऐड कर लीजिए, क्या? वैधानिक सुधार। और वैधानिक सुधार में आप सबसे बड़ी बात लिखिए, क्या? आईपीसी और सीआरपीसी, इनका हमने सुधार कर दिया। जो औपनिवेशिक काल के कानून थे, जो कि आज के ज़माने में लागू नहीं हो सकते थे, इररिलेवेंट थे, उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। जो गैर जरूरी थे, ये ध्यान रखिएगा, अनावश्यक थे, उनको हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया।
एक चीज और लिखिए, आपने हाल फिलहाल सुना होगा दिवालिया और शोधन अक्षमता, हाँ, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, ये ले आए। मतलब व्यापार को सुगम बनाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात। कि व्यापार में, अर्थव्यवस्था में एंट्री भी आसान हो और एग्जिट भी आसान हो। एग्जिट आसान होगी तो ज़्यादा पैसा डूबेगा नहीं। अगर कंपनी घाटे में जा रही, वो चाहते हैं कि हम बाहर निकल जाएं, जितना नुकसान है उतने में ही हम कर लें, तो बाहर हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, सेकंड जनरेशन में एक चीज़ और नोट कर लीजिए, एक अवसंरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचनात्मक सुधार। अवसंरचनात्मक सुधार में क्या किए? रोड की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, सस्ते दम पर, वो सस्ते उस पर रेट पर भूमि, और उसका इलेक्ट्रिसिटी की बात, ये अवसंरचनात्मक है। अवसंरचनात्मक में एक चीज और है कि नीतियां स्पष्ट, ऐसा नहीं है कि गोल मोल घुमा रहे हैं। ठीक है, कर सुधार करेंगे। वैदेशिक क्षेत्र में आप देखिए आजकल क्या है, ऑटोमेटिक रूट से ज्यादा एफडीआई एफपीआई आ रहा है। ठीक है, 74% तक हम लोग ऑटोमेटिक रूट दे दिए हैं किसी किसी क्षेत्र में। बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, ये सब क्या है? सेकंड जनरेशन के रिफॉर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के सारे पॉइंट यहाँ पर आएंगे, बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। 2-3 पॉइंट नए आ जाएंगे, वो आप लिख लीजिए। और ये सुधार ऐसा नहीं है कि पूरे हो गए हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी हाल फिलहाल देखिए, बड़े नोटों का विमौद्रिक डिमोनेटाइजेशन किया गया, विमौद्रीकरण किया गया। ये क्या है? सुधार ही तो है। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये जो हमने एलपीजी लिखा, एलपीजी, इसका मतलब तो जान लीजिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। जो हमने क्या किया, ये जो विनिवेश वाला पॉइंट है वो प्राइवेटाइजेशन में आ सकता है। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? कि बिना बॉर्डर, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है क्रॉस बॉर्डर प्रॉफिट, श्रम बल, उद्योग वस्तुएं, सेवाएं, इनका बिना अवरोध के आवागमन। चीजें मतलब पूरे विश्व को एक घर बना लिया जाए, इतने इंटरकनेक्टेड हो जाएं लोग कि एक जो है, एक जगह घटना से कोई अछूता ना रहे। आज देखिए, यूक्रेन रसिया युद्ध हो रहा, पूरी इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी डिस्टर्ब है। खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि यूक्रेन सूरजमुखी तेल का और सूरजमुखी बीज का और गेहूं के लिए काफ़ी ज़्यादा वो निर्यात करता था। खाद्य सुरक्षा खतरे में है। फिलिस्तीन और वो इजराइल का युद्ध हो रहा, हमास का और इजराइल का, तेल की कीमतें देखिए। तो एक घटना पूरे अर्थव्यवस्था में, पूरे वैश्विक स्तर पर कहीं भी हो, वो पूरे को, सभी को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? उदारीकरण क्या है? मुक्त अर्थव्यवस्था की बात।
हम राज्य का हस्तक्षेप कम से कम रखें, ये उदारीकरण है। जरूरत पड़ने पर करें, कम से कम। हम राज्य की भूमिका कंट्रोलर, नियंत्रक की बजाय क्या करें, फैसिलिटेटर, सहयोग राज्य करे, ना कि नियंत्रक बन जाए। हमारा स्वामी ना बने, हमारे साथ हमें गाइडेंस दे, हमें सपोर्ट करे। ये क्या है, लिबरलाइजेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्शन है, ये साधन है, और ये है लक्ष्य, इस पर हमें पहुंचना। लक्ष्य अभी अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि जो आर्थिक वृद्धि हुई वो क्या है, नेचर में वितरणकारी नहीं है, सभी क्षेत्र में सभी लोगों की समान वृद्धि नहीं देखी गई, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने, अभी गरीब से गरीब तबका के जीवन स्तर को सुधारने का काम बाकी है, और ये सुधार चलता रहेगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि चलती रहेगी, सृष्टि पूरी चलती रहेगी, और तो और समय परिवर्तनशील है। आज कोई अमीर है, दूसरा गरीब है, तो ना तो कभी अमीरी खत्म होगी, ना कभी गरीबी खत्म होगी, तो ये प्रोसेस क्या है, अनवरत चलता रहेगा। अगर अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम स्विट्जरलैंड के लेवल पर भी पहुंच जाएगी, तब भी उसमें भी वहां पर भी कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं। तो इक्वलिटी ना तो नेचर जो है सभी को एक समान तो नेचर ने किया नहीं है, सभी का अपना अलग अलग गुण है। अगर बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है तो शेर नहीं चढ़ सकता, शेर का अपना गुण है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक की बात करेंगे, और वो होगी हमारी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।